चैप्टर्स 2277, 2278, 2279, 2280 चैप्टर स्टार्ट। फैंग युआन की बेशर्मी देखकर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बस हैरानी से उससे घूरती रह गई। उससे ये मानना हाई पड़ा कि फैंग युआन का दूसरा ऐलान एक ब्रिलियंट चाल थी जिसने पूरी सिचुएशन को बड़े ही कामयाबी से संभाल लिया था। फैंग युआन ने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में आने और जाने के रूल्स एकदम ढीले कर दिए थे। उसने इन मेंबर्स की लॉयल्टी के बारे में सोचा ही नहीं और एक पूरा नया हंगामा खड़ा कर दिया था। फायदे का लालच देकर उसने अपने रिफाइनमेंट पाथ का एडवांटेज सबके सामने रखा। ये एक ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल नहीं कर सकते थे। उनके पास उससे रोकने का कोई रास्ता ही नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को पूरा यकीन था इस वक्त दुनिया के सारे गू इमॉर्टल्स का दिल डोल गया था। यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्स के गू इमॉर्टल्स भी सोच रहे थे कि क्या वो अब हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उन्हें रोक सकती थी और अलायंस ज्वाइन नहीं करने दे सकती थी, लेकिन वो उन्हें सोचने से नहीं रोक सकती थी। इंसान का मन तो चंचल होता है। और इस पूरे फसाद में फैंग युआन का क्या नुकसान हुआ? बेसिकली कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये, उसने ईस्टर्न सी और दोनों हेवन से अपने नीचे बंदे लिए थे। उनकी उसके लिए कोई लॉयल्टी नहीं थी। उन्हें मजबूरी में उससे ज्वाइन करना पड़ा था। ये उनकी अपनी मर्जी नहीं थी। अगर फैंग युआन को सेंट्रल कॉन्टिनेंट या दूसरे रीजन्स पर हमला करना होता तो अन पर निर्भर रहना अजीब ही होता। कीन डिंगलिंग ने जिस तरह से इन ग्रोटो हेवन फोर्सेस को उससे धोखा दिलवाया, उससे साफ पता चलता था कि उनमें से किसी की भी उसके लिए कोई लॉयल्टी नहीं थी। अगर अभी दुनिया में सिर्फ एक हाई वेनरेबल होता तो हर कोई उसके इशारों पर नाचता। लेकिन 4 वेनरेबल्स के इस दौर में और 3 वेनरेबल्स की टक्कर के बीच इन गू इमॉर्टल्स के पास चॉइस थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली। वो जानती थी कि फैंग युआन ने उससे शो ऑफ करने या अपनी चाल की बड़ाई मारने के लिए कांटेक्ट नहीं किया था। फैंग युआन का स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने का सजेशन एक मजाक था। वो जानता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अलायंस ज्वाइन करके उसकी शान नहीं बढ़ाएगी। फैंग युआन का असली मकसद उससे धमकाना था। इस वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक ऐसे फॉर्मेशन को जोड़ रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस क्रूशियल मोमेंट पर अगर ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल या जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी चाल चली तो फॉर्मेशन आसानी से टूटकर फैल हो सकता था। फैंग युआन के पास इमॉर्टल एसेंस कम है। वो मेरे स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन को तोड़ने नहीं आना चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि मैं कामयाब हो जाऊं, इसलिए उसने मुझसे कांटेक्ट किया। फैंग युआन हमेशा से एक बेचैनी वाला एटीट्यूड दिखा रहा था। उसने अलग अलग इमॉर्टल गू इस्तेमाल करके रिसोर्स पॉइंट्स एक्सचेंज किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने इमॉर्टल एपर्चर की नींव मजबूत करके अपना इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कई बार जांच पड़ताल की कोशिश की, लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरह ही वो भी यूएस सच को नहीं देख पाई जो फैंग युआन छिपा रहा था। इसलिए हमेशा से उससे यही लगा कि फैंग युआन के पास इमॉर्टल एसेंस की कमी है। ये एक गहरी छाप थी जो उसने उसके दिमाग में छोड़ दी थी। उससे हैरानी नहीं हुई कि फैंग युआन ने उससे कांटेक्ट किया। फौरन वो फैंग युआन के साथ एक ट्रांजैक्शन के लिए मान गई। हेवनली कॉर्ट रिसोर्स पॉइंट्स, प्राइमोर्डियल डोमेन और इमॉर्टल मटेरियल्स देगा। बदले में फैंग युआन उनके लिए इमॉर्टल गू रिफाइन करेगा। ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े स्केल का था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रांजैक्शंस बैचेस में किए जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लगेगा। फैंग युआन जानता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ये सब अपने फॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी फैंग युआन ने उम्मीद की थी। इस अधूरे फॉर्मेशन के अरेंजमेंट के हिसाब से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल कोई अनोखा फॉर्मेशन नहीं बना रही थी। यह फैंग युआन के बर्दाश्त के लेवल में था। फैंग युआन ने इससे तोड़ने का इरादा छोड़कर एक फायदेमंद ट्रांजैक्शन हासिल किया। यह उसके लिए एक पक्का फायदा था, खासकर जब वो अभी हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन कर रहा था। इस मोड़ पर फैंग युआन अचानक हमला नहीं कर सकता था, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ये नहीं जानती थी। ये काफी हैरानी की बात थी कि वो प्राइमोर्डियल डोमेन को ट्रांजैक्शन के सामान में से एक के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार थी। इससे पहले फैंग युआन हमेशा हेवनली कोर्ट से उनका प्राइमोर्डियल डोमेन खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। प्राइमोर्डियल डोमेन की वैल्यू उसके लिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल या जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं ज्यादा थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इसके लिए कभी हामी नहीं भरी थी, लेकिन अब
वो कुछ प्राइमोर्डियल डोमेन छोड़ने को तैयार थी ताकि फैंग युआन को ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने के लिए लुभा सके। लगता है स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के नजरिए से मैंने ट्रेजर येलो हेवन में प्राइमोर्डियल डोमेन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास उससे निकालने का तरीका नहीं है। इसलिए अभी मुझे प्राइमोर्डियल डोमेन का एक हिस्सा देने से मुझे कम वक्त में कोई फायदा नहीं होगा। सोचा ना था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुझे प्राइमोर्डियल डोमेन बेचने वाली पहली इंसान होगी। मुझे लगा था कि मैं इससे पहले जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ ब्लड पाथ ट्रांजैक्शन के जरिए हासिल करूंगा। ये सोचते हुए फैंग युआन ने मल्टीटास्क किया और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कांटेक्ट किया। जायंट सन, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इतनी बड़ी चाल चली है, वो जो फॉर्मेशन सेटअप कर रही है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो इतिहास की नंबर 1 विजडम पाथ कल्टिवेटर है। इस फॉर्मेशन की मदद से वो फ्यूचर में ऐसी साजिशें रचेगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हंसा और जल्दी से जवाब दिया, तो तुम क्या करना चाहते हो? फैंग युआन ने सीधे कहा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से निपटने और उसके फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तैयार हूं। विजडम पाथ आसान नहीं है, हमने इसकी ताकत क्रेज डेमन केव में देखी थी। हमें सच में उससे ये इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाने नहीं देना चाहिए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने गोलमोल जवाब दिया, सजेशन अच्छा है, तो ग्रेट लाओ, क्या तुमने हेवनली लॉर्ड बाइजू के सजेशन के बारे में सोच लिया है? फैंग युआन हंसा, इस बारे में हम हमेशा बात कर सकते हैं। मेरे पास ब्लड पाथ रिसर्च के काफी रिजल्ट्स हैं और ब्लड पाथ इमॉर्टल गू भी हैं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हमेशा से फैंग युआन के ब्लड पाथ रिसोर्सेज खरीदना चाहता था। अब जब फैंग युआन मान गया तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया और तुरंत स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कांटेक्ट किया। हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल ने अभी मुझसे कांटेक्ट किया। वो चाहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे फॉर्मेशन पर हमला करें। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुरंत फैंग युआन को एक्सपोज कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मन हाय मन नाक सिकोड़ी। उसने भी वैसा हाई तरीका इस्तेमाल करके जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ एक ट्रांजैक्शन कर लिया। तीनों वेनरेबल्स एक दूसरे के खिलाफ साजिश और बातचीत करते रहे। एक विजडम पाथ गू कल्टिवेटर होने के नाते स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल दूसरों से बेहतर थी। उसका पलड़ा हल्का सा भारी था। आखिर में उसने कुछ फायदे छोड़कर वक्ती तौर पर फैंग युआन और जायंट सुन को शांत कर दिया। मैंने आखिरकार इन दोनों को शांत कर ही दिया। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन बनाती तो इस सिचुएशन से निपटना और मुश्किल हो जाता। ऐसा नहीं था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास बेहतर फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन वो अभी उस बना नहीं सकती थी। अगर वो कोशिश करती तो दोनों वेनरेबल्स यूज तोड़ने की कोशिश करते। उन्हें इससे रोकने का कोई तरीका नहीं होता। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खास तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि ये उनकी हद पार नहीं कर रहा था। दोनों वेनरेबल्स उससे ये बनाने देने के लिए तैयार थे, बदले में कुछ पर्सनल फायदे लेकर। यह 3 वेनरेबल्स की इस टक्कर में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का सिचुएशन पर सटीक कंट्रोल था। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मन ही मन सोचा, दोनों वेनरेबल्स दूर से तमाशा इसलिए देखने को तैयार हैं क्योंकि उनकी असली वजह स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के सामने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का फॉर्मेशन कुछ खास नहीं था। तीनों वेनरेबल्स स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की हरकतों पर गहरी नजर रखे हुए थे। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, व्हाइट हेवन के ग्रोटो हेवन से छुटकारा पाने के बाद जिन्हें स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सेंस कर सकता था, वो सूरज के पीछे पद गया। फ्यूज्ड हो चुके दोनों हेवंस के अंदर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक पहाड़ जैसे काले साए की तरह सूरज की तरफ लपका। यह सीन फैंग युआन के इन्वेस्टिगेटिव मेथड से देखा गया। उसने सोचा, इस वक्त मैंने व्हाइट हेवन की हेवनली स्पिरिट को इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल इमेमोरियल व्हाइट हेवन को सीधे कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सिर्फ ब्लैक हेवन की हेवनली स्पिरिट को निगला है, इसलिए वो इमेमोरियल व्हाइट हेवन को तभी निगल सकता है जब इमेमोरियल ब्लैक हेवन यूज पूरी तरह से घेर ले। अभी दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस में से व्हाइट हेवन वाले लगभग सभी तबाह हो चुके हैं। इन ग्रोटो हेवंस में मौजूद हेवन वेन नोड्स को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने तबाह कर दिया है। जहां तक लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट की बात है, उनके पास इतनी सख्त सुरक्षा है कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल उन्हें अपनी इस हालत में डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसका अब एक हाई टारगेट है सूरज। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सूरज की तरफ लपका, लेकिन ये कोशिश पहले से अलग थी।
वो अनप्रेसिडेंटेड दृढ़ निश्चय और मारने की नीयत से चिल्लाया और दहाड़ा। लेकिन वो सूरज के जितना करीब जाता, उससे फायर पथ और लाइट पथ के डाव मार्क्स की भारी संख्या से उतनी ही ज्यादा रुकावट महसूस होती। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का शरीर मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा, उसके पूरे शरीर पर छोटी छोटी आग की लपटें दिखने लगी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इमेमोरियल टू हेवेंस को देखते हुए इस सिचुएशन पर गहरी नजर रखे हुए था। उसने अंदर ही अंदर अनुमान लगाया, सूरज इमेमोरियल जमाने से है, उसके पास बेहद और बेशुमार ताकत है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेवन वेन नोड है और दोनों हेवंस का सबसे बड़ा लाइट वेन और फायर वेन नोड भी। यहां तक कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं सबसे ताकतवर था, तब भी मैं सूरज से आसानी से नहीं निपट सकता था। फ्लैट जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपना होश खो बैठा है, तो उसके लिए इससे निपटना और भी मुश्किल होगा। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उस जमाने में जिंदा था, तो वो दुनिया में अजय था, वो आसानी से सूरज को तबाह कर सकता था। लेकिन ऐसा करने से उससे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा ये दुनिया के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही नुकसानदेह था। इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ऐसा नहीं किया। आखिर में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सूरज के अंदर घुस गया, अनगिनत काले खंबे जैसे हाथ बाहर निकले और उस पकड़ लिया, उसका विशाल शरीर सूरज से टकराया और आग की लपटें भड़क उठी। साथ ही उससे गंभीर चोटें आईं। उसका शरीर तेजी से पिघल रहा था क्योंकि यूएस पर लाइट पाथ और फायर पथ के ढेर सारे डाव मार्क्स बन गए थे। उसके जमा किए हुए सारे सोल पाथ डाव मार्क्स तेजी से टूट रहे थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के तीनों सर दर्द से चिल्ला रहे थे, उसकी ऊँग गुस्से और नफरत से भर गई। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसने एक डिफेंसिव किलर मूव एक्टिवेट किया। एक अजीब सी रोशनी की परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, काला धुआं तेजी से बाहर निकला और सूरज की विशाल शक्ति का सामना किया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एम्ब्रॉयडर्ड टावर में रुकी हुई थी जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज हेवन पाथ, लाइट पाथ और फायर पाथ डाव मार्क्स का एक जमावड़ा है, इससे छुआ जा सकता है पर यह ठोस नहीं है। इससे एक ऐसी ट्रिब्यूलेशन माना जा सकता है जो अनंत काल से चल रही है, ये दुनिया की शुरुआत से ही जमा होना शुरू हो गई थी। इसलिए भले ही ये एक कैओटिक डिजास्टर ना हो, एक वेनरेबल के लिए भी इससे निपटना मुश्किल है। सूरज पर हमला करके स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल शायद उसके साथ साथ बुरी हालत में पहुंच जाएगा। टैब, मेरी चाल चलने का वक्त होगा। अगर मेन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को खत्म कर सकती हूं, तो इससे हेवनली कोर्ट को बहुत फायदा होगा। टैब, मैं दूसरे दो वेनरेबल्स के सामने और भी झुक सकती हूं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जानती थी कि कब झुकना है और कब नहीं। हेवनली कोर्ट के लिए स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि हेवनली कोर्ट इमेमोरियल व्हाइट हेवन में स्थित था। यह दुनिया का सबसे बड़ा हेवन वेन नोड था। बस इतना था कि हेवनली कोर्ट को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के विजडम पाथ मेथड्स ने छिपा रखा था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल यूज डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक उसी पाल एक अचानक बदलाव आया। एक पहाड़ी जैसा जानवर डर के मारे भागा, उसके साथ रैंक 9 इमॉर्टल गू की हल्की सी ऑरा भी थी। सूरज के अंदर सच में एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट छिपा हुआ है। उसके पास रैंक 9 इमॉर्टल गू है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हिल गई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की एड फैल गई। नहीं, सिर्फ एक रैंक 9 इमॉर्टल गू नहीं, उसके पास एक और है। तीनों वेनरेबल्स ने गौर से देखा, सूरज के अंदर का वाइल्ड रैंक 9 फायर गू ऐप छिपा नहीं था। कुछ सांसों के बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सूरज के केंद्र में पहुंच गया। बचे हुए दर्जनों हाथ बाहर निकले और तेज आग के बावजूद फायर गू को पकड़ लिया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के बाएं सर ने अपना मुंह खोला और तुरंत फायर गू को निगल लिया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दर्द से चिल्ला उठा। उसका बायां सर एक आग के स्तंभ की तरह जल रहा था। दोनों गू के सपोर्ट के बिना सूरज एक जोरदार धमाके के साथ फट गया जिसकी आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। अस्पैल, दुनिया के सभी जीव जंतुओं ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर डर के भाव जब उन्होंने सूरज को रोशनी और आग के अनगिनत टुकड़ों में बदलते हुए देखा, जो टूटकर पूरे आसमान और जमीन पर फैल रहे थे। सूरज तबाह हो गया था। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ था, यहां तक कि तीनों वेनरेबल्स भी वक्त पर कुछ कर नहीं पाए। उनका असली प्लान था स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और सूरज के कमजोर होने का इंतजार करना, जब तक कि वो दोनों बुरी तरह से कमजोर ना हो जाएं। क्योंकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी अपनी प्रवृत्ति पर चल रहा था, वो भी जिंदा रहना चाहेगा। इसलिए अगर वो बुरी तरह जख्मी हो जाता, तो वो भाग जाता। इस वक्त तीनों वेनरेबल्स बेहद कमजोर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को अपना निशाना बनाते।
तीन वेनरेबल्स की इस टक्कर में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक बहुत बड़ी अनिश्चितता था। अभी भी उसके होश में आने का चांस था, इसलिए तीनों वेनरेबल्स इस बात पर सहमत थे कि इस अनिश्चितता को पहले मार देना चाहिए। जैसे क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने मिलकर पहले सभी सूडो वेनरेबल्स को मारने का फैसला किया था, लेकिन उनकी उम्मीदों के खिलाफ सूरज ही पहले फट गया। सबके सोचने के विपरीत सूरज के अंदर असल में डू रैंक 9 इमॉर्टल गू और एक रहस्यमयी लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। सूरज की नींव उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस नींव और इस सच के साथ कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल होश में नहीं था, उससे निपटना बहुत मुश्किल होना चाहिए था, वही पहले भागता। लेकिन मसाला ये था कि सूरज के अंदर छिपा हुआ लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट डर गया और भाग निकला। वो न सिर्फ भागा, बल्कि अपने साथ एक रैंक 9 इमॉर्टल गू भी ले गया। जैसे ही ये इमॉर्टल गू निकाला गया, सूरज ने अपना को खो दिया और उसकी स्थिर हालत तेजी से बिगड़ गई। एक गू हाउस चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उससे अंदर से आसानी से तोड़ा जा सकता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने आह भरते हुए गू दुनिया के इस नियम के बारे में सोचा। इस अचानक बदलाव ने उसके प्लान को खराब कर दिया था। तीनों वेनरेबल्स में से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हाई सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारना चाहती थी, क्योंकि वो यूएस खतरे को समझती थी जो वो हेवनली कोर्ट के लिए था। शुरू में वो कुछ नुकसान सहकर दूसरे दो वेनरेबल्स को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल पर हमला करने और उस मारने के लिए लुभाना चाहती थी, लेकिन सोचा ना था कि ऐसा हो जाएगा। फायर गू लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया एक लेजेंडरी इमॉर्टल गू था। ये रैंक 9 था, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने यूज निगल लिया। उससे भूल जाओ, लेकिन रहस्यमयी लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट भी अपने साथ एक रैंक 9 इमॉर्टल गू ले गया था। उसका पीछा करना जरूरी था। एक रैंक 9 इमॉर्टल गू का सवाल था, जबकि एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट से निपटना एक वेनरेबल के लिए मुश्किल नहीं था। क्योंकि कामयाब होना बहुत आसान था, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को अब वक्त से रेस लगानी थी। दुनिया में 3 वेनरेबल्स दी, वो नहीं चाहती थी कि इमॉर्टल गू दूसरे वेनरेबल्स के हाथ लगे। सावधान, आग तूफान की तरह बरस रही है। फेरी बाइकिंग ने सबसे पहले दूसरों को चेतावनी दी। ओह नहीं, अब हम क्या करें? रेनबो बटरफ्लाई इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन ने आसमान की तरफ देखा और अनगिनत आग की लपटों को नीचे आते देखा। वो खुद को खोया हुआ और बेबस महसूस कर रही थी। ये लपटें बहुत हाई रैंक की थी। इन लपटों में ZYA डटार ब्राइट लाइट ग्लोरियस रिंग फायर थी। ये दुनिया की 3 आग में से हेवन फ्लेम थी। ये एक रैंक 9 फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। इससे निपटने के लिए कम से कम रैंक 8 फायर पाथ ग्रेट एक्सपर्ट होना जरूरी था। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर आसमान में एक विशाल इमॉर्टल फॉर्मेशन था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स फॉर्मेशन को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें इन लपटों से निपटना था। लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, कृपया हमें आदेश दें, शीले ने जोर से पुकारा। स्टार कॉन्स्टलेशन ने हल्की सी आह भरी। उसने अपनी विल और कुछ रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस पीछे छोड़ दिया, एम्ब्रॉयडर्ड टावर को कंट्रोल करते हुए यहाँ की सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन उसकी में बॉडी पहले ही जा चुकी थी, दोनों हेवंस की तरफ। ईस्टर्न सी फैंग युआन इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके 5 रीजन्स को देख रहा था। सूरज के टूटने से अनगिनत इमॉर्टल मटेरियल्स हर जगह बिखरे पड़े हैं। उनमें से लाइट पाथ रिसोर्सेज ZYA डटार दोनों हेवंस में उड़ रहे हैं, जबकि फायर पाथ रिसोर्सेज 5 रीजन्स में बिखरे हुए हैं। आग की बारिश वेस्टर्न डेजर्ट में सबसे आम है, जबकि ईस्टर्न सी में सबसे कम। वजह साफ थी, डाउ मार्क्स का टकराव। 5 रीजन्स में ईस्टर्न सी में सबसे ज्यादा वाटर पाथ डाउ मार्क्स थे, जबकि वेस्टर्न डेजर्ट में सबसे ज्यादा फायर पाथ डाउ मार्क्स थे। इसलिए आग की बारिश ने वेस्टर्न डेजर्ट को टारगेट करना पसंद किया। ये लपटे टॉप टियर रिसोर्सेज हैं। अगर उन्हें एक खास क्वांटिटी में जमा कर लिया जाए तो उन्हें फायर पाथ रिसोर्स पॉइंट्स बनाया जा सकता है। खासकर ब्राइट लाइट ग्लोरियस रिंग फायर, ये रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल बेहद दुर्लभ है और मुश्किल से कहीं मिलता है। ये अभी इसका एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का सुनहरा मौका है, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। फैंग युआन ने तुरंत अपने गू इमॉर्टल्स को अलग अलग जगहों पर जाकर फायर पाथ रिसोर्सेज जमा करने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके पास सबसे ज्यादा वाटर पाथ गू इमॉर्टल्स थी और सिर्फ कुछ फायर पाथ गू इमॉर्टल्स द रैंक 8 फायर पाथ कल्टिवेटर्स की तो बात ही छोड़ दो। इस बारे में फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में अपनी विल का इस्तेमाल करके एक ऐलान किया। खुशखबरी, खुशखबरी, हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस एक इवेंट आयोजित कर रहा है। जो कोई भी पर्याप्त फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करेगा
वो उन्हें हमसे अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर सकता है। अगर आप पर्याप्त अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लेते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको रिसोर्स पॉइंट्स नहीं देने पड़ेंगे। अलायंस ज्वाइन करने के बाद आपके इमॉर्टल मटेरियल्स एक्सचेंज करने से माइल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी आपके पास रहेंगे। फैंग युआन की विल ने एक लिस्ट सामने रखी जिसमें हर एक्सचेंज की डिटेल्स साफ साफ लिखी थी। ब्राइट लाइट ग्लोरियस रिंग फायर लिस्ट ये सबसे ऊपर था। इसके बदले सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सकते थे। दुनिया के गू इमॉर्टल्स ने यह ऐलान सुना और तुरंत उनका मन डोल गया। शुरू में हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने के लिए रिसोर्स पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन अब उन्हें बस फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने थे। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट एक बार फिर गिर गई थी। फैंग युआन की विल ने आगे कहा, यह इवेंट सिर्फ थोड़े समय के लिए है। जो सबसे तेज होंगे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसे हाई में पर्याप्त फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा कर लूंगा, यह इवेंट तुरंत खत्म हो जाएगा। फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल, कितने अफसोस की बात है। ब्राइट लाइट ग्लोरियस रिंग फायर के अलावा अगर मैं दूसरे फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने जाऊं तो फायदा हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने से भी कम होगा। दोनों हेवंस में शेन शैंक रिसोर्सेज लूटने में बिजी था। क्या हम ऐप फैंग क्लैन का पीछा नहीं कर रहे? किसके लिए? वो हेवनली कोर्ट के जो जोंगशिन को करने दो। चलो जल्दी से ये फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करते हैं। कुछ हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल को बेच देंगे। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वेस्टर्न डेजर्ट में और भी गू इमॉर्टल्स हरकत में आने लगे। सदर्न बॉर्डर वू योंग वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स को लेकर बिजली की रफ्तार से घूमने लगा। फायदे ने सबको लुभाया। पांचों रीजन्स में बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स को फैंग युआन ने काम पर लगा दिया था। जहां तक फैंग युआन की बात है, वो खुद दोनों हेवंस में घुस गया। सूरज के तबाह होने ने उसके प्लान पर भी असर डाला। शुरू में वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और सूरज दोनों के कमजोर होने का इंतजार करना चाहता था। अगर उसकी हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट वक्त पर कामयाब हो जाती तो वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से कुछ फायदे उठा सकता था। लेकिन अब उससे हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन करने के साथ साथ दिखावा भी जारी रखना था। इसलिए उससे दोनों हेवंस में घुसना पड़ा और ये दिखाना पड़ा कि वो रैंक 9 इमॉर्टल गू के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन और बिहेवियर था जो उससे दिखाना चाहिए था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल होशियार लोग द फैंग युआन को खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए ये करना ही पड़ा। सूरज के तबाह होने के बाद पांचों रीजन्स अंधेरे में डूब गए। मॉर्टल गू मास्टर्स दर्रे और हैरान द जबकि दूसरे जीव जंतु भी घबरा गए। हर जगह जानवरों और परिंदों के रोने और गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये एक अभूतपूर्व बदलाव था। बड़े पैमाने पर डर का माहौल फैलना लाजमी था। सितारों की रोशनी बेतरतीब चमक रही थी जब एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट खून में लथपथ बाहर निकला। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल सबसे पहले पहुंची। उसने अपना हाथ लहराया और हवा में बचे हुए खून और स्केल्स उसके हाथों में जमा हो गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने विजडम पाथ इमॉर्टल किलर मूव से तेजी से अनुमान लगाया। यह यू टियन ग्वांग है। उसने जल्दी से इस लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट की पहचान कर ली। वो थोड़ी हैरान थी। यू टियन ग्वांग और जुओ येहुई ने एक जमाने में पांचों रीजन्स में दहशत फैला रखी थी। उन्होंने खून की होली खेली थी। वो बेहद चालक द वो साथ काम करते थे और जब भी कोई डेमन वेनरेबल या इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा होता वो छिप जाते और सामने नहीं आते। लेकिन आखिर में पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने दुनिया में शांति लाई और यू टियन ग्वांग को मार डाला। ये इतिहास में दर्ज था। लेकिन यू टियन ग्वांग तो जिंदा है। क्या उसने मरने का नाटक किया था? क्या वो पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के सामने मरने का नाटक कर सकता था? या इसका मतलब यह पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट का हिस्सा है? अस्पैल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बहुत सी चीजें सोची। सिचुएशन काफी रहस्यमय और जटिल हो गई थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जानवर का पीछा करते हुए खुद से एनालिसिस किया। वो जितना सोचती उससे उतना ही लगता कि यह पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की चाल है। क्रेज डेमन केव की सिचुएशन के अनुसार शुरू में जैसे हाई पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा होता वो एक हेवन पाथ वेनरेबल बन जाता। इससे उससे दोनों हेवंस में एक बड़ा एडवांटेज मिलता। खासकर जब वो दोनों हेवंस के सभी हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लेता तो वो सभी हेवन वेन नोड्स को कंट्रोल कर पाता। तब तक हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन उससे बहुत बड़े खतरे में होते। सूरज भी एक हेवन वेन नोड था। उस जमाने में
पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने जानबूझकर यूटियन ग्वांग को सूरज के अंदर रखा था ताकि फ्यूचर में वो सूरज को कब्जे में कर सके। शुक्र है पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल अब मर चुका है। इस एस्पेक्ट से मुझे फैंग युआन का शुक्रिया करना चाहिए। जैसे हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के बारे में सोचा, वो उसके सामने आ गया। स्टार कॉन्स्टलेशन, हम फिर मिल गए। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मन हाय मन नाक सिकोड़ी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दिखाई। उसका अंदाज बेहद शालीन था। दोनों का रवैया गर्माजोशी भरा था, लेकिन उनकी हरकतें धीमी नहीं हुई, बल्कि वो और भी तेजी से आगे बढ़े। दोनों वेनरेबल्स एक दूसरे से सतर्क थे जब उन्होंने यूटियन ग्वांग पर हमला किया। यह यूटियन ग्वांग इंसानी रूप में था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके बाजू लंबे दर, उसके सर पर एक सींग था और उसका शरीर स्केल से ढका हुआ था जो अनगिनत शीशों की तरह हर दिशा में रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। दोनों वेनरेबल्स के पीछा करने के बावजूद यूटियन ग्वांग असल में बार बार बच निकलने में कामयाब रहा। जैसा मैंने सोचा था, यूटियन ग्वांग अपने साथ रैंक 9 लाइट गू लड़ गया है। ये अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, ये अभी भी एक वाइल्ड इमॉर्टल गू है। फैंग युआन ने अजीब बात नोट की। उसने मन ही मन आ भरी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की रिफाइनमेंट एक क्रूशियल मोमेंट पर पहुंच चुकी थी। वो इस रैंक 9 लाइट गू के पीछे नहीं जाना चाहता था। अगर उसने इसे हासिल कर लिया तो दोनों वेनरेबल्स उस पर पागलों की तरह हमला कर देंगे इसे छीनने के लिए। आखिरकार एक रैंक 9 इमॉर्टल गू तीनों वेनरेबल्स के बीच के बैलेंस को तोड़ने में सक्षम था। कोई नहीं चाहता था कि यह इमॉर्टल गू किसी दूसरे के हाथ लगे, लेकिन फैंग युआन को वो कहना ही था जो उस कहना था। यूटियन ग्वांग, मैं तुम्हारे मास्टर पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का सबसे अच्छा दोस्त हूं। उसके मरने के बाद उसने अपनी विरासत मुझे दी, लेकिन तुम्हारे बारे में बताने का वक्त नहीं मिला। जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। यूटियन ग्वांग ने खून थूकते हुए चिल्लाया। वो बुरा बदमाश पैराडाइज अर्थ, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर सूरज में छिपकर आराम किया था। इतने सालों तक सोने के बाद मैं बस थोड़ा सा ठीक हो पाया हूं। उसने मेरे साथ ये किया, मैं हरगिज तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। इसका मतलब ये पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट नहीं है? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थोड़ी हैरान थी। वो यूटियन ग्वांग के जज्बात महसूस कर सकती थी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। यूटियन ग्वांग पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के सामने मरने का नाटक करके बच निकला, ये काफी कमाल की बात है। पास में छिपे लाइट एम्परर ने मन ही मन सोचा। वो एक काले बादल के अंदर छिपा हुआ था। इस वक्त वो किसी को भी चौंधियाना नहीं चाहता था। इमॉर्टल किलर मूव, स्वॉर्ड टंग ड्रैगन सोल। फैंग युआन का शरीर हल्का सा हिला और पाल भर में उसके चारों तरफ से खूंखार ड्रैगन्स प्रकट हो गए। खूंखार ड्रैगन्स नाचे और घूमे। वो एक झुंड में इकट्ठा हुए और यूटियन ग्वांग को घेर लिया। उसने ये कॉम्पाउंड किलर मूव पहले भी इस्तेमाल किया था। अगर वो इसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के खिलाफ इस्तेमाल करता तो इसके खुलने या काउंटर होने का खतरा होता। लेकिन अब फैंग युआन ने इसे यूटियन ग्वांग को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। खूंखार ड्रैगन्स ने यूटियन ग्वांग पर हर तरफ से हमला किया। उन्होंने काटा, अपनी पूंछ से मारा, अपने सींगों से चुभोया या अपने पंजों का इस्तेमाल किया। कुछ ने तो अपनी जीभ से तेज स्वॉर्ड की भी छोड़ दी। इस खतरनाक सिचुएशन में यूटियन ग्वांग ने एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट की ताकत दिखाई। उसने अपने हाथ लहराए और उसका शरीर बिजली की तरह हिला। उसके सर पर सींग बेहद तेज था। बस एक पाल में 3 खूंखार ड्रैगन्स 2 टुकड़ों में कट गए। बहुत कोशिश के बाद वो कई खूंखार ड्रैगन्स को मारने में कामयाब रहा, लेकिन उनसे ड्रैगन सोल्स निकले जिन्होंने बैटलफील्ड को मॉडिफाई कर दिया। जितने ज्यादा खूंखार ड्रैगन्स मार्ट, उतने हाई ज्यादा ड्रैगन सोल्स इकट्ठा होते। बैटलफील्ड सोल पाथ दाव मार्क से भर गया था, जिसने ड्रैगन सोल्स को और भी ताकतवर बना दिया। सिचुएशन और भी खतरनाक होती जा रही थी। यूटियन ग्वांग ने अलग अलग दिशाओं से बाहर निकलने की कोशिश की जब वो खूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो खूंखार ड्रैगन से छूट नहीं पा रहा था। अपने होस्ट के खतरे को महसूस करते हुए यूटियन ग्वांग के शरीर में मौजूद वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई। एक चुभने वाली रोशनी पूरे बैटलफील्ड पर चमकी। ऐसा लगा जैसे वो यूटियन ग्वांग को एक रोशनी की किरण में बदलकर बचाना चाहती है। पहले जब फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन यूटियन ग्वांग का पीछा कर रहे थे तो इसी मूव ने उन्हें कई बार उस पकड़ने में नाकाम किया था। लेकिन अब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पहले से ही तैयार थी। सितारों की चमक बाहर निकली और यूटियन ग्वांग के शरीर को घेर लिया।
वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन सितारों की चमक ने उसकी ज्यादातर ताकत को दबा दिया। वो यूटियन ग्वांग के साथ बच निकलने में नाकाम रहा, लेकिन उल्टा उससे भारी चोट पहुंची। रैंक 9 लाइट गू एक वाइल्ड गू था। वो यूटियन ग्वांग के साथ सिंक में नहीं था, इसलिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उसकी कमजोरी ढूंढ ली। लेकिन ये नॉर्मल था। भले हाई यूटियन ग्वांग और लाइट गू काफी समय से साथ थे, उसने ज्यादातर समय सोते हुए बिताया था। ए फ्लैट जब वो जागा था, सिर्फ रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल के साथ, वो एक वाइल्ड रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन नहीं कर सकता था। उस जमाने में, यहां तक कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जो वेनरेबल बैन चुकी थी, उसने भी वाइल्ड रैंक 9 विजडम गू को रिफाइन करने में 100 साल लगाए थे। जहां तक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बात है, उसने रैंक 9 लव गू को रिफाइन करने की कोशिश की और आखिर में फेल हो गया। यूटियन ग्वांग का खून फव्वारे की तरह बाहर निकला, वो निराशा में डूब गया। दुश्मन बहुत ताकतवर थे, उससे इतनी भारी चोटें आई थी कि वो पहले से भी धीमा हो गया था। लेकिन वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। अपने दिल में बच निकलने की हल्की सी उम्मीद के लिए उसने विरोध किया। यहां मत आओ, यहां मत आओ। लाइट एम्परर काले बादल में छिपा यूटियन ग्वांग को अपनी तरफ आते देख रहा था। वो घबरा गया और बेचैन हो गया। यूटियन ग्वांग इत्तेफाक से उसी दिशा में भागा जहां वो था। क्या ये मेरा तथाकथित किस्मत का मौका है? लाइट एम्परर अचानक हिला जब उससे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के शब्दों की याद आई। वो तुरंत समझ गया कि उसका किस्मत का मौका रैंक 9 लाइट गू था। लेकिन पिताजी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लाइट एम्परर ने फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर एक नजर डाली। उसने उन्हें एक पाल से ज्यादा देखने की हिम्मत भी नहीं की, इस डर से कि वो उस देख लेंगे। लाइट एम्परर का गंजा सर लगभग उसकी छाती में घुसना चाहता था। हमेशा से उसके शरीर से रोशनी निकलती थी, लेकिन अब उसने रोशनी को छिपा रखा था, बस एक पतला सा हेलो बचा था। लेकिन यूटियन ग्वांग अभी भी पूरी रफ्तार से उसकी दिशा में आ रहा था। इस पल लाइट एम्परर को इस बड़े किस्मत के मौके से नफरत के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो नहीं जानता था कि फैंग युआन भी वैसा ही महसूस कर रहा था। टाइमिंग सही नहीं है। अगर ये हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन करने के बाद होता, तो मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइट गू को पकड़ सकता था। फैंग युआन ने हमला किया और यूटियन ग्वांग का पीछा किया जबकि वो चुपके से हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन कर रहा था। शुक्र है, उसने हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू के रेसिपी को मॉडिफाई करने में बहुत मेहनत की थी। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का इस्तेमाल करके और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स की मदद से हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही थी। आगे का हिस्सा सबसे मुश्किल है, लेकिन इस वक्त मुझे इस रैंक 9 लाइट गू का पीछा करना है। साई, फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। उससे रैंक 9 लाइट गू के लिए कुछ खास आकर्षण महसूस नहीं हो रहा था। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू की वैल्यू फैंग युआन के लिए लाइट गू से कहीं ज्यादा थी। लेकिन सिचुएशन इस मोड़ पर आ चुकी थी। फैंग युआन को यह दिखाना था कि वो इमॉर्टल गू को अपने लिए लेने के लिए दृढ़ है। फेट गू तबाह हो चुका है। ये सिचुएशन दूसरे 3 वेनरेबल्स और मेरे बीच किस्मत की टक्कर की वजह से हुई होगी। फैंग युआन को हल्का सा एहसास हुआ। जैसे हाई फैंग युआन ने हेवनली सीक्रेट गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। फायदे सिर्फ ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट तक सीमित नहीं रहेंगे, और भी कई फायदे थे। लेकिन इस केस में फैंग युआन का एडवांटेज बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक इसलिए दूसरे 3 वेनरेबल्स फैंग युआन से खतरा महसूस कर रहे थे। भले ही उन्हें इसका एहसास नहीं था, उनकी किस्मत ने पहले ही पलटवार करना शुरू कर दिया था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की किस्मत मिलकर फैंग युआन पर एक साथ हमला कर रही थी। ठीक इसलिए हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन करने के क्रूशियल मोमेंट पर फैंग युआन को इतनी बड़ी मुश्किल और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। 4 वेनरेबल्स की मौजूदगी और 3 वेनरेबल्स की टक्कर वाली इस सिचुएशन में अभी का वक्त एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर, रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू, मेरी रिफाइनमेंट पाथ और हेवन पाथ की कल्टिवेशन और ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट जैसे दूसरे एलिमेंट्स ने मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है जो गहरी तरह से छिपा हुआ है, इसलिए मेरी किस्मत इन तीनों के मिलाकर बराबर है। ये तुलना इस सिचुएशन के तहत थी जहां तीनों वेनरेबल्स सच नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की किस्मत का एक हिस्सा कैंसिल कर दिया था। इससे फैंग युआन उनकी बराबरी कर पाया। जैसे हाई वेनरेबल्स सिचुएशन को समझ जाते और सच का पता लगा लेते, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते और इस कैंसिलेशन को छोटा कर देते। टैब, उनकी कलेक्टिव किस्मत फैंग युआन से आगे निकल जाती।
अगर मेन इस मुश्किल से बिना अन तीनों के सच जाने निकल गया तो रैंक 9 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू हासिल करने के बाद मेरी किस्मत अन तीनों के मिलाकर भी ज्यादा होगी। एक क्वालिटेटिव चेंज के बाद जब मेन फ्यूचर में दूसरे रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करूंगा तो मुझे ऐसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद फैंग युआन समझ गया कि ये एक क्रूशियल लड़ाई थी। अगर ये कहा जाए कि एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल बनना दूसरे वेनरेबल्स का सामना करने की नींव थी, तो रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन करने के बाद फैंग युआन ने अपने और वेनरेबल्स के बीच का फासला कम कर लिया था। रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू रिफाइन करने के बाद फासला और भी कम हो गया। इसने रिफाइनमेंट पाथ में फैंग युआन के एडवांटेज को और भी गहरा कर दिया। और अब अगर उसने रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन कर लिया तो यह 3 वेनरेबल्स की टक्कर में टर्निंग पॉइंट ला देगा। जैसे हाई यह क्रूशियल पॉइंट पार हो जाएगा, फैंग युआन दूसरे वेनरेबल्स से आगे निकल जाएगा, उससे उनके खिलाफ एक असली एडवांटेज मिलेगा। जैसे ही सितारों का कोहरा दिखा, यू टियनग्वांग का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। साफ था, ये एक अधूरा बैटलफील्ड किलर मूव था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस बैटलफील्ड किलर मूव का इस्तेमाल करके यू टियनग्वांग और वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू को फंसाना चाहती थी और फिर उनसे निपटना चाहती थी। फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को पहले कभी बैटलफील्ड किलर मूव इस्तेमाल करते नहीं देखा था, वो अब हिचकिचा रहा था। क्या उससे अभी इससे तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू हासिल करना ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। रैंक 9 लाइट गू रिफाइन करना बहुत मुश्किल था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लाइट पाथ कल्टिवेट नहीं करती थी। इसे पाने के बाद जब तक वो इसे रिफाइन करने की कोशिश करेगी, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की पॉजिटिव लक बहुत गिर जाएगी। सिचुएशन के नजरिए से फैंग युआन को अपना प्लान खराब करने से रोकने के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जरूर फैंग युआन को और ज्यादा फायदे देती। यह फैंग युआन के लिए बहुत फायदेमंद था। यह सोचते हुए फैंग युआन ने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। इमॉर्टल किलर मूव 7 किल्स रेनबो। मेटल पाथ की पीली रोशनी, वुड पाथ की हरी रोशनी, वाटर पाथ का हल्का नीला रंग, फायर पाथ की लाल रोशनी, अर्थ पाथ का भूरे रंग, विंड पाथ की हरी चमक और लाइटनिंग पथ की गहरी नीली रोशनी। इन 7 पथ की 7 रोशनियां एक साथ मिली और एक ड्रिल के शेप में यू टियनग्वांग की तरफ बढ़ी। यू टियनग्वांग को तुरंत जानलेवा खतरा महसूस हुआ। अगर वो इस मूव से टकराता तो वो जरूर मर जाता, साथ ही उसके शरीर में मौजूद रैंक 9 लाइट गू भी। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन से सतर्क थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने चिल्लाते हुए कहा। जब सितारों की रोशनी बाहर निकली, सितारों की धूल से बना एक पर्दा बनाते हुए, यह आसमान और जमीन के बीच एक दीवार जैसा था जिसने फैंग युआन के 7 किल्स रेनबो को रोक दिया। फैंग युआन के दिमाग में भी सोचने की शक्ति कम हो रही थी। उससे हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन करना था और साथ ही अपने डिफेंसिव किलर मूव्स और मूवमेंट किलर मूव्स को मेंटेन करना था। अभी थोड़ी देर पहले उससे 7 किल्स रेनबो जैसा ऑफेंसिव किलर मूव इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा था। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली लेकिन कोई कमजोरी नहीं दिखाई। स्टार कॉन्स्टलेशन, भले ही तुम रैंक 9 लाइट गू चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? बाहर से फैंग युआन ने एक ना हार मानने वाला एटीट्यूड दिखाया। वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन सच तो ये था, उसने पहले हाई इस वाइल्ड लाइट गू को तबाह करने का मन बना लिया था। अगर वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को गू मिल जाए। फैंग युआन की हालत में वो कोशिश करके भी गू हासिल नहीं कर सकता था। प्रायोरिटी रैंक 9 लाइट गू को तबाह करना था, उसके बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को लेने देना था। सबसे बुरा केस जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का इसे हासिल करना होता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लाइट पाथ गू कल्टिवेटर्स नहीं थे, लेकिन अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को ये रैंक 9 लाइट गू मिल गया तो उसकी अपनी किस्मत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए बेहद फायदेमंद था। लक पाथ में उसकी महारत के साथ वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने आह भरी। फैंग युआन, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी तक नहीं पहुंचा है, क्या हम सच में अभी लड़ने वाले हैं? फैंग युआन ठंड से मुस्कुराया। क्यों नहीं? अगर मैं और इंतजार करूंगा तो क्या तुम रैंक 9 इमॉर्टल गू हासिल नहीं कर लोगी? फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आमने सामने आ गए। फैंग युआन ने कभी कभी अधूरे स्टार फॉग बैटलफील्ड किलर मूव को टारगेट किया, जबकि दूसरे समय यू टियनग्वांग और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर अलग अलग हमला किया।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक विजडम पाथ वेनरेबल होने के लायक थी। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसने सभी अलग अलग पहलुओं को संभाल लिया और सिचुएशन पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। भले ही सिचुएशन एक डेडलॉक में थी, ये साफ तौर पर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ झुक रही थी। वेनरेबल्स की टक्कर के दौरान यू टिएन ग्वांग पहले ही गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। रैंक 9 लाइट गू ने उसके साथ बचने की कई कोशिशें की, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हर बार उस रोक दिया। ये देखते हुए कि स्टार फोग एक पूरे बैटलफील्ड किलर मूव में बदलने वाला था, लाइट एम्परर और इंतजार नहीं कर सका। इनकी एक चौंधिया उसने अचानक अपने सबसे मजबूत तरीके से हमला किया और चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी ने पूरे बैटलफील्ड को भर दिया। लाइट एम्परर ने अपनी पूरी कोशिश लगाकर स्टार फोग में एक छोटा सा ओपनिंग बनाया। भागो भागो भागो! लाइट एम्परर बेचैनी से एग्जिट की तरफ लपका। उसके पास रैंक 9 इमॉर्टल गू की परवाह करने की एनर्जी नहीं थी। उसने बहुत देर इंतजार किया था, जब तक फैंग युआन ने स्टार फॉग बैटलफील्ड को पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं कर दिया था और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उस ठीक करने का समय नहीं था। इसलिए वो इस बैटलफील्ड में एक ओपनिंग बना सका। अगर वो और इंतजार करता और स्टार फॉग बैटलफील्ड पूरी तरह से बन जाता, तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होता। लाइट एम्परर के आने से फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन दोनों हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी नाक के नीचे से छिप सकता है। इस आदमी पर एक गहरा लक पाथ मेथड है, इसका जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से जरूर कोई रिश्ता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की ईल की पुतलियां सिकुड़ गई जब स्टार फॉग तेजी से जमा होने लगा। फैंग युआन ने भी अपनी चाल चली और लाइट एम्परर पर हमला कर दिया। लाइट एम्परर की एज फटी की फटी रह गई जब वो मन हाई मन चिल्लाया, इससे मेरा क्या लेना देना है? ये लोग मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। लेकिन तुरंत बाद वो पीछे मुड़ा और देखा कि वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू सफेद रोशनी में चमक रहा है और वो यू टिएन ग्वांग के साथ उसकी तरफ आ रहा था। मिर लाइट एम्परर रोना चाहता था, अब उससे सिचुएशन समझ आ गई थी। वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू में जिंदा रहने की तीव्र इच्छा थी। वो यू टिएन ग्वांग के साथ इसलिए था क्योंकि इस लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट के पास बहुत सारे लाइट पाथ डाउ मार्क्स थे, जिसकी वजह से उसे एक जाना पहचाना एहसास होता था। और ये भी सच था कि यू टिएन ग्वांग इतना ताकतवर नहीं था कि यूज रिफाइन कर सके। लेकिन एक वेनरेबल के हाथों में सिचुएशन अलग होती। लाइट एम्परर ने स्टार फोग में एक लोटा क्रैक खोला, वो भी एक लाइट पाथ कल्टिवेटर था जिसके पास सिर्फ रैंक 8 ऑरा थी। वाइल्ड लाइट गू स्वाभाविक रूप से उसके पास बचने का रास्ता समझ कर आ गया। पिताजी, बचाओ मुझे! जान और मौत के इस पाल में लाइट एम्परर ने जोर से चिल्लाया। बेटा, चिंता मत कर। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल दूर से उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। वो तेजी से करीब आ रहा था। उसके पहुंचने से पहले ही उसका किलर मूव आ गया था, जिसने फैंग युआन के ऑफेंसिव मेथड को रोक दिया। फैंग युआन के पास अब पर्याप्त सोचने की शक्ति नहीं थी। उसके ऑफेंसिव मेथड्स पहले की तरह चुस्त नहीं थे, वरना जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उसे इतनी आसानी से रोक नहीं पाता। ऑफ कोर्स, यह दोनों वेनरेबल्स की नजरों में अजीब नहीं था। 3 वेनरेबल्स की इस लड़ाई में फैंग युआन का इमरजेंसीज के लिए अपनी सोचने की शक्ति बचाना समझ में आता था। आखिरकार उन्हें लगता था कि उसके पास सबसे कम इमॉर्टल एसेंस है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली। उसने अब लाइट एम्परर को पहचान लिया था। उसने तुरंत स्टार फोग का इस्तेमाल करके उसका पीछा किया और उनके बीच की दूरी कम कर दी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना किलर मूव फिर से एक्टिवेट किया। लाइट एम्परर के पीछे एक सुनहरा ऑरोरा प्रकट हुआ और उसने स्टार फोग को रोक दिया। क्या मैं अकेले बच सकता था? मुझे डर है कि मुझे उनसे बचने के लिए रैंक 9 लाइट गू की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओह पिताजी, आपने तो लगभग मेरी जान ही ले ली थी। लाइट एम्परर एक दृढ़ निश्चय वाला इंसान था। ये सोचते हुए उसने अपने दांत पीसे और पीछे मुड़कर यू टिएन ग्वांग को पकड़ लिया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। लाइट एम्परर ने चिल्लाते हुए यू टिएन ग्वांग और वाइल्ड लाइट गू को अपने साथ लिया और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ भागा। यू टिएन ग्वांग मरने की कागार पर था। वो इस वक्त बेहोशी की हालत में था और विरोध नहीं कर पा रहा था जब लाइट एम्परर यूज अपने साथ ले गया। इसके अलावा, क्योंकि वो दोनों हाई लाइट पाथ कल्टिवेटर्स दी, वो स्वाभाविक रूप से करीब थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने पैर पटके और उसका शरीर सितारों की किरण की तरह आगे बढ़ा। बीच रास्ते में उसने अपने हाथ से कुछ फेंका। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड उड़ता हुआ बाहर आया। दूसरी तरफ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल करीब आया और अपने इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस उड़ता हुआ बाहर निकला।
स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड से अनगिनत मोहरे तूफान की तरह निकलने लगे। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस ने एक लहर जैसा सुनहरा ऑरोरा भेजा जिसने लाइट एम्परर को बचाया और अन मोहरों से मरने से रोक लिया। लेकिन बड़ी संख्या में मोहरे अभी भी तेजी से यूएस पर हमला कर रहे थे। लाइट एम्परर ने जबरदस्त संघर्ष किया, उसका चेहरा विकृत हो गया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के हमलों का सामना करते हुए वो इधर उधर बच रहा था। जब वो कुछ मोहरों से बच नहीं पाता तो वो उनका असर से लेता। शुक्र है, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का हमला जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सुनहरे ऑरोरा ने पहले ही काफी हद तक कमजोर कर दिया था। लाइट एम्परर के पास आखिरकार सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी। उससे सिर्फ भारी चोटें आई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा, लेकिन उसकी स्पीड वैसी ही रही। हिम्मत रखो, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने चिल्लाया। यह सिचुएशन काफी गंभीर थी। उसके बेटे की जान दांव पर लगी थी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने दांत पीसे। उससे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से, जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। ये देखते हुए कि लाइट एम्परर बचने हाई वाला था, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जबरदस्त लड़ाई करते हुए फैंग युआन से चिल्लाकर कहा, ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, तुम और कब तक देखते रहोगे? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के आने के बाद फैंग युआन ने सिर्फ कुछ चालें चली थी, उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इससे काफी नाकश थी। फैंग युआन का पीछे हटना उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर फैंग युआन और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी मिलकर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के खिलाफ कोई साजिश रच रहे होते, तो वो जायंट सुन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वरना फैंग युआन यूएस पर चुपके से हमला कर देता जब वो लापरवाह होती। फैंग युआन इस वक्त काफी परेशान था। उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंच चुकी थी। उससे इस पर बहुत सारे विचार और ध्यान लगाना पड़ रहा था। फैंग युआन विजडम पाथ के डिफेंसिव एस्पेक्ट में माहिर था। विचार उत्पन्न करने के मामले में वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कॉम्पाउंड किलर मूव्स के लिए विचारों की संख्या की बहुत बड़ी जरूरत थी। हिम्मत रखो, फैंग युआन ने अपने दांत पीसते हुए खुद को प्रोत्साहित किया। जायंट सन, ये लो। उसी समय फैंग युआन ने चिल्लाते हुए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ उड़ान भरी। फैंग युआन ने कोई ऑफेंसिव मेथड इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ उस मूवमेंट किलर मूव को एडजस्ट किया जिसे वो मेंटेन कर रहा था। लेकिन बस इस छोटी सी हरकत से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने राहत की सांस ली, जबकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सतर्क हो गया। ये इसलिए क्योंकि फैंग युआन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से दूर जाकर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास चला गया। इससे उसके प्रति उसकी सतर्कता कम हो गई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को भी अपने बेटे को डू वेनरेबल से बचाना था। उसे जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। उसने जोर से चिल्लाया और भी ट्रम्प कार्ड किलर मूव्स एक्टिवेट किए, जैसे कि ये अभी का मेथड, पुअर लक सिल्वर हुक। फैंग युआन की एड़ की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने एक किलर मूव को करीब आते महसूस किया। उसके पैरों के नीचे हवा, रोशनी, आग, बिजली के चक्के तेजी से घूमे और वो तुरंत यूएस जगह से हट गया। अगले हाईपैल, एक शुद्ध चांदी का घुमावदार हुक उस जगह पर प्रकट हुआ जहां वो पहले था। हुक सिर्फ एक पाल के लिए प्रकट हुआ और फिर से गायब हो गया। ये इतना तेज था कि एक भ्रम जैसा लग रहा था। फैंग युआन एक भूत की तरह इधर उधर घूमता रहा, वो एक ही जगह पर एक सांस से ज्यादा नहीं रुका। इस बीच चांदी का हुक उन जगहों पर प्रकट होता रहा जहां वो जाता था, बस कुछ हाईपैल डो यूज असल में मारने से। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस बात से गुस्सा थी कि फैंग युआन अभी भी पीछे हट रहा था। उसके पास कुकिंग लक पॉट का प्रोटेक्शन था और वो चांदी के हुक का सामना करके लाइट एम्परर पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने हमलों से बचना चुना, जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल देखना चाहता था, क्योंकि इससे फैंग युआन से निपटना आसान हो गया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को आखिरकार फैंग युआन की असली परिस्थितियों के बारे में नहीं पता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ये लक पाथ किलर मूव पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इससे टकरा गया तो मेरी किस्मत बहुत गिर जाएगी। अभी तीनों वेनरेबल्स की किस्मत के पलटवार के साथ ये मेरे लिए एक घातक झटका होगा। फैंग युआन को सिचुएशन का साफ अनुमान था। वो अभी ऑफेंसिव मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसका ज्यादातर ध्यान हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट पर केंद्रित था। लेकिन दोनों वेनरेबल्स को धोखा देना मुश्किल था, उससे ये शो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फैंग युआन ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए और अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ डाला, लेकिन उसके विचार अभी भी एक खतरनाक लेवल तक गिर रहे थे।
हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट ने उसके बहुत सारे विचार इस्तेमाल कर लिए थे, जबकि ये लड़ाई भी काफी खतरनाक थी। फैंग युआन चांदी के हुक को छूना तक नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पतली रस्सी पर चल रहा हो। अगर वो लापरवाह होता तो वो एक दुखद मौत मरता। इसी समय स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पर हमला किया, जिससे फैंग युआन पर से कुछ दबाव कम हुआ। लाइट एम्परर पहले हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बहुत करीब था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज रोकने के लिए सब कुछ किया। फैंग युआन, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने चिल्लाया, मैं एक रिस्क लेता हूं। फैंग युआन की एड़ तेजी से चमकी जब उसने अपने लगभग सारे विचार खर्च करके रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट करने का खतरा उठाया। फैंग युआन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के साथ एक बाज की तरह अपने शिकार पर झपटा। वो एक धमाकेदार आवाज के साथ लाइट एम्परर की तरफ बढ़ा। पिताजी, बचाओ मुझे! लाइट एम्परर फैंग युआन के जोश से डर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के हमलों को जबरदस्ती झेला और एक किलर मूव एक्टिवेट किया। सुनहरी रोशनी एक विशाल स्तंभ की तरह फैंग युआन की तरफ बढ़ी। फैंग युआन ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि लाइट एम्परर के पास चला गया। मेरे सामने एक इमॉर्टल गू छीनने की कोशिश? मारो! फैंग युआन अपने दिमाग में शायद ही कोई विचार बचे होने के साथ हंसा। लाइट एम्परर ने डर से अपनी एड़ फैला दी। उसने अपने दांत पीसे और उसका शरीर एक पत्थर की तरह सख्त हो गया। क्रूशियल मोमेंट पर वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू ने अपनी शक्ति दिखाई। उन चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी पूरे बैटलफील्ड में चमकी। फैंग युआन पहले सफेद रोशनी से टकराया, फिर सुनहरा स्तंभ यूएस पर गिरा। वो एक गिरते हुए उल्का पिन की तरह जमीन की तरफ जा गिरा। उसके दिमाग में विचार उत्पन्न हुए और गू रिफाइनमेंट में इस्तेमाल हो गए। साथ ही उसके डिफेंसिव किलर मूव को बनाए रखने में वो उन्हें सोचने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। कुछ सांसों के बाद रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील अस्थिर होने लगा। अगर ये मूव अभी टूट जाता तो न सिर्फ फैंग युआन को भारी बैकलैश झेलना पड़ता, बल्कि दूसरे वेनरेबल्स भी उसकी समस्या को देख लेते। फैंग युआन अब गंभीर खतरे में था। अगर वेनरेबल्स इस पर हमला करते तो उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन यह सब फैंग युआन के प्लान का हिस्सा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल रैंक 9 लाइट गू के लिए लड़ रहे थे। उनके पास फैंग युआन की परवाह करने का समय नहीं था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के प्रोटेक्शन के साथ लाइट एम्परर आखिरकार अपने पिता के पास पहुंच गया। क्योंकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने गुस्से में हमला किया था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को काफी चोटें आए। उसके मुंह से पहले ही खून बह रहा था। दोनों वेनरेबल्स ने तेज नजरों से एक दूसरे का सामना किया। वो हवा में टकराए। दोनों तरफ से मामला गंभीर हो रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने दांत पीसे, लेकिन कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया। वो अपने इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोलकर लाइट एम्परर, बेहोश यू टियन ग्वांग और वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू को अपने रैंक 9 इमॉर्टल एपर्चर में डालना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे समय बीता, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल में हेरी मैन गू इमॉर्टल्स जोर जोर से खुशी माना रहे थे। हेवनली सीक्रेट गू को रिफाइन करने का सबसे मुश्किल कदम पार हो चुका था। अब रिफाइनमेंट की कठिनाई तेजी से गिर गई। आगे का सफर आसान था। जरूरी विचारों की संख्या भी कम हो गई। फैंग युआन के पास जल्दी सोचने के लिए पर्याप्त विचार थे। उससे तुरंत एहसास हुआ कि वो गिर रहा है। उसने अपने शरीर को स्थिर किया और फिर से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ उड़ा। जब उसने देखा कि लाइट एम्परर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास खड़ा है, तो वो बेचैन हो गया और चिल्लाया, हम जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को रैंक 9 लाइट गू हासिल नहीं करने दे सकते। सबसे बुरी हालत में हमें इसे तबाह करना होगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली। उसने फैंग युआन को गहरी मारने की नीयत से देखा। जाओ, हमला करो। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इसकी एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल चुप थी। फैंग युआन ने हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की रिफाइनमेंट तेज कर दी और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, स्टार कॉन्स्टलेशन, ये एक रैंक 9 इमॉर्टल गू है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का चेहरा ठंडा था। वो फैंग युआन से बहुत नाखुश थी। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की होती तो क्या हम इस सिचुएशन में होते? चैप्टर एंड।